इवनिंग। चलो जी शुरू करें। तो गुड इवनिंग ऑनलाइन वालों को भी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट, यहाँ पे हेडलाइन में कुछ नहीं है। जो चंडीगढ़ में एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? भगत सिंह के नाम से। पेपर में पूछते हैं कि कौन से एयरपोर्ट का नाम किस नाम से है। वैसे हर एयरपोर्ट का नाम किसी ना किसी के नाम से होगा, पर जो करंट अफेयर में है वो ज़रूरी है। तो अभी पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट का नाम किसके नाम से रखा गया? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाईलाइट कर लो इस चीज़ को, क्वेश्चन बनेगा पक्का। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार स्टेट है कि यूटी? कितनी यूटी हैं आज की डेट में? 9। पहले थी 7। ध्यान से सुन लेना। अब पहले कितनी थी? सामने रखो ध्यान। कितनी थी पहले? 1 बनी जे&के, 1 बनी लद्दाख। कितनी हो गई? 9 हो गई। उसके बाद दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये थी 2 की बना दी 1। तो अब आज की डेट में कितनी है? 8। याद रखना 8 यूटी हैं। स्टेटें कितनी हैं? 28। 28 की 28 स्टेटों में आपको मिलेगी विधानसभा। 28 की 28 स्टेटों में। पर 8 यूटी में से कितनों में मिलेगी विधानसभा? 2 में। कितनी में? एक का नाम है दिल्ली, दूसरी का नाम है पुडुचेरी। लिख लो अपने पास। सबसे पहले हाईलाइट कर लो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। हाँ? दिल्ली के बाद क्या है? पहले थी 7 यूटी। एक जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, फिर जम्मू कश्मीर हटा दी, जम्मू और लद्दाख 2 बनेगी यूटी, फिर होगी 9। फिर 2 थी अलग से, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, 2 की बना दी 1। इसलिए आज की डेट में 8 यूटी मिलेंगी। आज की डेट में 8। और अंडमान निकोबार के एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 28 विधानसभा का मतलब जहां हम गवर्नर और सीएम मिलेंगे। तो 28 के 28 स्टेटों में सीएम, और 8 में से कितनी यूटी में? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, बाकी जो स्टैटिक का पार्ट है उसमें करेंगे। चलूँ आगे। अब ध्यान सामने रखना, ऐसे समझ नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के हैं? 123 से पहले सामने देखो फिर लिखना। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? 1 + 33। टोटल कितने? पेपर के क्वेश्चन है ये, सीधे जो भी मैं बता रहा हूँ। टोटल मिलेंगे आपको 34। 1 + 33। ठीक है। ये जो 1 है वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ आजकल कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। ये सीधे क्वेश्चन है पेपर से, सुनना ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ? वहाँ टोटल जज कितने हैं? 1 + 30। 1 का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनको मिला के कितने हैं टोटल? आजकल कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के? 50वें। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हो तो कैसे बनते हैं? कौन से सिस्टम से अपॉइंटमेंट होती है? आपको पेपर में सीधा ये शब्द मिलेगा, कॉलेजियम सिस्टम। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होती है? कॉलेजियम सिस्टम में होते हैं 1 + 4 जजेस। ये 1 कौन है और 4 कौन है? सुप्रीम कोर्ट के कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ? तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, टोटल जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आजकल कौन से नंबर के? अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की? उसमें कितने जज? 1 + 4। 1 कौन है? 4 कौन है?
क्लियर हुई बात। अब न्यूज़ में पता क्या लिखा है कि अगर किसी को सीनियर एडवोकेट बनना है तो क्या करना है, तो कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस लॉयर हो और उम्र कितनी हो, करो सारा अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। DY चंद्रचूड़ आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 50वें नंबर के। DY चंद्रचूड़ डन। आजकल हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? कौन से नंबर की? कौन सी कम्युनिटी की हैं? अच्छा पहले ये लिख लिया सारा, लिखो फिर जल्दी। ऑनलाइन वाले दोस्त भी लिख रहे हैं। हो गया, लिखो 123 147 1 + 33 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 50वें। कोलेजियम सिस्टम लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस 1 + 4। चलें आगे। आजकल देश के प्रेसिडेंट कौन? कौन से नंबर की? कौन सी कम्युनिटी से हैं? ट्राइबल तो हैं लेकिन कम्युनिटी संथाल, याद रखना, लिखते भी रहो साथ में। कौन सी कम्युनिटी की? कहाँ से हैं? उड़ीसा से। हमारे देश की पहली ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट, लिख लो, ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट। आज तक की यंगेस्ट, लिख लेना, यंगेस्ट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उम्र कितनी चाहिए होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए? और लास्ट जब तक प्राण है, सांस चलती रहनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर आजकल वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा, जगदीप धनखड़, लिखो अपने पास, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के? 14। यूएस के प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी से? बताया था, कौन से नंबर के? 46। गुड, चलूँ आगे। जगदीप धनखड़ 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिस्ट दी थी आपको बनाने को, स्टेट गवर्नर CM? नहीं दी थी। अपने शीट पे कॉपी पे एक टेबल बनाओ, उस टेबल में क्या क्या लिखना है, पूरा एक पेज लगेगा। सबसे पहले स्टेट का नाम, उस स्टेट की कैपिटल, उस स्टेट के CM, उस स्टेट के गवर्नर, एस्टैब्लिशमेंट वो स्टेट कब बनी। बनाओ जल्दी, लिखो ये सारा, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है और ये लर्न होनी चाहिए पूरी। कल मैं कॉपी देखूँगा, स्टेट, उसकी कैपिटल, CM, गवर्नर, और वो बनी कब, एस्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ फॉर्मेशन। लिख लिया? ये आपने घर से बना के लानी है। अब देखो, ध्यान से समझना बात क्या है। सीधा पूछेंगे मिनिमम इनकम बिल किसने पास किया? आंसर सामने देखो, मिनिमम इनकम बिल क्या है? बोला वो लोग जिनके घर में पैसा नहीं है, गरीब हैं, खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके लिए हम एक बिल लाने जा रहे हैं। उसका नाम क्या रखा? कि कम से कम हर घर में इतना पैसा तो आना चाहिए। और किसने पास किया? अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा, सामने देखना, बोलो। एक 125 दिनों का
और पेंशन और हर साल कितनी बढ़ेगी? अच्छी बात है कि बुरी? ठीक बात है कि गलत? जोर से। और ठीक बात है कि गलत? अभी हमारा ठीक बात है देश के लिए, सबको इतना मिलना चाहिए कि जितना वो 2 वक्त की रोटी खा सके, पर पहले लोगों को मेहनत करने की आदत तो लग जाए। फिर अगर सबको ऐसी हैबिट होगी फिर कोई नहीं करेगा। अभी हम इतने मैच्योर नहीं हैं कि यहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है, अगर सीधा क्वेश्चन आएगा मिनिमम इनकम बिल, तो सीधा आंसर राजस्थान। हाईलाइट कर लो। चलें आगे। सिर्फ राजस्थान याद करो, मिनिमम इनकम बिल। आप ध्यान सामने रखना, देश के सबसे लंबे 10 शुरू के 10 लॉन्गेस्ट हाईवे, सबसे लंबा देखना इधर कौन सा है? पेपर में पूछते हैं इसका पुराना नाम NH, और सबसे छोटा NH 548। अपनी शीट देखिए, इसमें सबसे बड़ा टॉप के 10 दिए हुए हैं। नंबर 1 पे देखो कौन है? पुराना नाम, कितना किलोमीटर, कहाँ से कहाँ? पेपर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ? पुराना नाम, इसका नाम चेंज नहीं होगा, ये वही होगा पहले भी और अब भी। ठीक है, चलूँ आगे। ये हाईलाइट कर लिए, छोटा और बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? अब देखो, ये जो सामने टॉपिक है ये पॉलिटी का टॉपिक है वैसे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसमें है क्या। और ये मणिपुर का इशू बताया था आपको, कौन सी कम्युनिटी? मैती। दूसरी तरफ पूरा बताया था आपको मणिपुर का इशू, बताया था, बताया पक्का? तो एक मणिपुर का इशू है आजकल, पता है आपको? मणिपुर में सिचुएशन गड़बड़ हैं। वहाँ की एक कम्युनिटी कौन है? एक कम्युनिटी है कुकी और दूसरी है नागा। सुनना ध्यान से, मैती कम्युनिटी को स्टेटस दे दिया गया, कौन सा? शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन भड़क गए? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए, मान नहीं रहे। मोदी जी ने इस विषय में पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला और भड़क गए अपोजिशन वाले, और उन्होंने सीधा मोदी के अगेंस्ट क्या लाया? नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी हमें तुम्हारी सरकार पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बात, ये बीजेपी सरकार, बीजेपी वालों की, ये बीजेपी या कांग्रेस है, आजकल सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी पे विश्वास किसको नहीं होगा? और बीजेपी वालों को होगा। जिसको नहीं हो बोल नहीं सकते, चुप ही रहेंगे, बोल गए तो पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। तो पहली बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है? सीधा आंसर। अगली बात, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है? याद रखना, सिर्फ लोकसभा में आता है। अगली बात सामने देख लो, कोई भी एमपी इसको लेके आता है। कौन लेके आता है? अगली बात, सबसे ज़्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन 15 बार आया, किसके अगेंस्ट? इंदिरा गांधी। याद रखना, सबसे ज़्यादा बार किसके टाइम पे? मनमोहन सिंह, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी, सबके अगेंस्ट आया। लेकिन सबसे ज़्यादा बार किसके अगेंस्ट आया? कितनी बार? और ये एक तरह से टेस्ट होता है कि तुम्हारी सरकार पे विश्वास नहीं है, पर इनकी सरकार एक बार भी नहीं गिरी, सब ने बोला कि हमें विश्वास है। 15 के 15 बार, यानी ये मोशन फेल हो गया। ठीक है बात। पेपर का क्वेश्चन, उन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ पहले जिन्होंने रिजाइन कर दिया था जब बोला था कि हमें तुम्हारी सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो हार गए थे।
नो। पता है आपको पूरी लिस्ट, आप चाहे कोचिंग में पढ़ो चाहे ना पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ ऐसी पोस्ट हैं, आपको हर चीज़ का जितने भी उनका नाम पता होना चाहिए। तो मैं आपसे कल पूछूंगा, मैं नहीं अभी बता रहा हूँ। आज तक के सबसे, बहुतों ने किया, पहले जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद रिजाइन किया वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो नो कॉन्फिडेंस, लिखना नहीं, आपकी शीट में लिखा होगा, देखो यहाँ लिखा होगा अपोजिशन, लोकसभा, एनी मेंबर, इंदिरा गांधी 15 बार। अगले पेज पे होगा इंदिरा गांधी जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाल पेन यूज करो, लो है, ये पकड़ लो, वो दे दो मुझे। रेड पेन यूज करेंगे शीट पे तो तुम्हारा बहुत फायदा है। जब तुम रिवीजन करोगे ना तो दूर से चमकेगी शीट, दूर से। और बहुत सारे स्टूडेंट ने हाइलाइटर भी लिया, ये भी अच्छी बात है। नो, तो मैं कल बताऊंगा, आप पता करके लाइए। बैठना पड़ेगा आराम से घर में, तब पता चलेगा। ये थोड़ी नेट पे बोला और सीधा बोल दिया आंसर। नो, किसमें बताओ? पहला नहीं लिखा है कि पहले हैं। हो गया इतना, कर लिया सारा हाईलाइट। चलें आगे, नेक्स्ट। ये देखो वही आ गया। अब सुनना ध्यान से, पीछे चलते हैं पहले। मैती, कुकी, नागा, तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है, सुनना, मैती वाले जो लोग हैं ना वो रहते हैं प्लेन एरिया में, कुकी वाले कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में। अब कुकी वालों को ऑलरेडी कौन सा स्टेटस था, फिर किसको दे दिया? फिर कौन भड़क गए? बड़ी सारी बातें हुई। जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद देश में कुछ मतलब अलग तरह का, आप रोज न्यूज में सुनते होंगे क्या क्या चल रहा है। अब कहते हैं सीधे कुकी वाले कि क्या करो हमारे को, ये गलत बात है। तुम यहाँ पे, तुम्हारा बैच है, ये वाले पढ़ रहे हैं, ये वाले नहीं पढ़ रहे, आपस में कुछ हो गया, कोई आया नहीं था, कुछ भी हो गया, फिर बोले हमारा अलग से बैच बना दो, बन जाएगा। और भी काम है। अगर तुम आपस में लड़ रहे हो तो बजाय इसके कि तुम उसको सॉल्व करो, सीधे क्या बात कर रहे हो, अलग स्टेट बना दो, ऐसे थोड़ा ना बात बनती, ठीक है। तो पेपर का क्वेश्चन, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी एग्जामिनर पेपर डालते हैं तो किताबें नहीं खोलते। अब उनको दिखेगा कि अलग स्टेट की डिमांड की, अब वो पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में सीधा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके आर्टिकल 3 में देखो क्या लिखा है। सीधा पूछेंगे नई स्टेट कैसे बनेगी, आप बोलोगे कि तो आर्टिकल 3 तो पढ़ा ही नहीं, न्यूज़पेपर में आया था, करंट अफेयर में, इसलिए पूछा। सामने देख लो पहले, नई स्टेट बनानी हो तो कैसे बनेगी? अगर पुरानी की बाउंड्री चेंज करनी हो तो कैसे होगी? अगर पुरानी का नाम चेंज करना हो तो कैसे होगा? करो सारा हाईलाइट। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ते हैं? अभी फर्स्ट टाइम है, 2-3 बार करंट अफेयर पढ़ोगे फिर पूरा समझ जाओगे। लाल से देखो कितना बढ़िया दिखता है दूर से। हो गया इतना, चलूं आगे। एक बात और सुनो, जितने भी इंडेक्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कम से कम एक साल में आते हैं 25, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक इंडेक्स ये है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। सुन लेना पहले, पहली बात कौन लेके आता है? नीति की फुल फॉर्म बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सुनना ध्यान से, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, पहली बात कब बना? सामने देखो कब बना?
और इसने रिप्लेस किसको किया? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का काम क्या था पता है आपको? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान किसका काम था? यानी प्लानिंग कमीशन कितने सालों के लिए काम करता था? इकट्ठी प्लान 5 साल। नीति आयोग में पेपर का क्वेश्चन, ये करते हैं 15 साल का विजन। यानी कब बना है नीति आयोग? तो इनका विजन कब तक का है? आगे 7 साल की स्ट्रेटेजी, कब तक? 22 तक। फिर 22 से कहाँ तक चलेगी? 29। अगली बात, और 3 साल का एजेंडा। और ये पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। 15 साल का विजन, 7 साल की स्ट्रेटेजी, 3 साल का एजेंडा। कौन करता है ऐसे काम? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग में 2 पोस्टें और जबरदस्त हैं, एक है सीईओ और एक है वाइस चेयरमैन। ध्यान से सुनना, चेयरमैन कौन? हमेशा कौन करता है? ये कहाँ की पोस्टें हैं दोनों? आजकल सीईओ कौन है नीति आयोग के? सीईओ की वाइस चेयरमैन? वाइस चेयरमैन कौन है आजकल? बोलो। सीईओ हैं, क्या नाम है उनका? सुमन बेरी। नेट पे चेक करना। सुमन बेरी हैं सीईओ, और वाइस चेयरपर्सन हैं, पूरा नाम है उनका BVR सुब्रमण्यम। वाइस चेयरमैन कौन? सुब्रमण्यम। सीधा उल्टा बोल दिया। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम। सीधा पेपर का क्वेश्चन है ये, सीधा करंट अफेयर का। वाइस चेयरमैन कौन और सीईओ, दोनों के अपॉइंटमेंट किसने की? जो खुद क्या है नीति आयोग के? लिखो अपने पास ये सब कुछ, फिर न्यूज़ पे आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है नीति आयोग। ऑनलाइन वाले दोस्तों को समझ में आ रहा है? VVR सुब्रमण्यम सीईओ। हाँ, ये भी लिख लेना। नीति आयोग की फुल फॉर्म 1 जनवरी 2015 को बना। 15 साल का विजन, 7 की स्ट्रेटजी, 3 साल का एक्शन एजेंडा। ये भी अपने पास लिखना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पेपर में फॉर की जगह ऑफ भी दिखेगा। नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। अब प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको 2 बातें बता देता हूं। मिटा दूं इसको? प्लानिंग कमीशन के बारे में 2 बातें सुनना। एक बात है 1966 से 69 के बीच में, सीधा क्वेश्चन है पेपर का, डिटेल में मैंने जा रहा बहुत सारा पढ़ने को, बस इतना याद रखो। इसको क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे। 79 और 80 को कहते हैं रोलिंग प्लान, और 1991 और 92 को कहते हैं एनुअल प्लान। कभी मत भूलना, भी दिमाग में डाल लो, पता नहीं कौन से पेपर में मिल जाएगी ये चीज़। 79-80 रोलिंग प्लान, 66-69 प्लानिंग हॉलीडे, 91-90 लिख लो यहाँ, 1990 से 92 एनुअल प्लान। 90 से 92 एनुअल प्लान। ये नहीं आएगा बाद में समझ में, ये क्या लिखा है।
डन हो गया। चलूँ आगे, जल्दी लिखो। हो गया। फिर देखो, अब देखना न्यूज़ क्या बोलती है, सामने नज़र रखना। पहली बात, ये जो नीति आयोग का मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, कब से कब तक। अगली बात सामने देखो, फिर हाईलाइट करना, इसके कितने पैरामीटर हैं, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ। अगली बात, सबसे ज़्यादा किसने शो किया है कि पॉवर्टी जो है बड़ी तेजी से घट रही है, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान। क्लियर करो सारा हाईलाइट। हो गया, हो गया सबका। अब देखना नीचे एक शब्द लिखा है, ये सुना किसी ने, बोलो फुल फॉर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फुल फॉर्म जरूरी है। अगला, इसका दूसरा नाम एजेंडा 2030, क्या नाम है। अगली बात, ये आए 2015 में, ख़त्म कब होंगे, 2030 में। बोलेंगे एसडीजी कितने हैं, तो आंसर 17 गोल और उनके अंदर 169 टारगेट। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखना पड़ेगा, लिखा नहीं होगा शीट पे। ये हैं 17 गोल, 169 टारगेट, और इनका दूसरा नाम है एजेंडा 2030। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सारे नहीं पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। चलें आगे। 17 गोल याद रखना, जिसकी प्रेपरेशन थोड़ी बड़ी है उसको 17 के 17 याद करने पड़ेंगे। चलूँ आगे, लो जी, अब समझ लेना, ये भी फिर से वही रिपोर्ट सीधा पूछते हैं पेपर में। ये पासपोर्ट का इंडेक्स है, फुल नेम क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सुनना, अब सामने रखना ध्यान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 80, कितना है, पिछले साल कितना ऊपर उठे, पहली बात। दूसरी, हेनले पासपोर्ट बताता है कि हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने किसी दूसरी कंट्री जाना हो, पासपोर्ट बना, उसके बाद क्या करना पड़ता है, वीज़ा लगाना पड़ता है। लेकिन हेनले पासपोर्ट बताता है कि हमारे देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारे देश का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिना वीज़ा के हम कितनी कंट्रियों में जा सकते हैं, कितनी, और रैंक कितना। पेपर में पूछेंगे उन 2 कंट्रियों के नाम बताओ जिनके रैंक बिल्कुल सेम है इंडिया की तरह। आंसर टोगो एंड, दोनों कंट्रियां कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेंगी, डन। अब सामने देख लो पढ़ना कैसे है रैंक, सारे रैंक ऐसे ही पढ़ते हैं। इंडिया का रैंक कितना, कितना ऊपर उठा, किसके बराबर है, 2, कौन कौन, टोगो और सेनेगल। कितनी कंट्रियों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट दिखाओ और घूम के आ जाओ, वीज़ा नहीं लगाना है। टॉप किसने किया, सुन लेना ध्यान से, किसने किया, पिछले 5 सालों से टॉप पे कौन है, लेकिन इस बार कौन आया, नंबर 2 पे, नंबर 3 आपके सामने। अब देखना इधर, जापान कितनी, सॉरी सिंगापुर कितनी कंट्रियों में बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, सॉरी बिना पासपोर्ट नहीं, बिना वीजा के,
192 सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है सिंगापुर का। मतलब आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिंगापुर का पासपोर्ट बनाओ और कहीं भी घूम के आ जाओ। कितनी कंट्रियाँ? और इंडिया सिर्फ? लिखो अपने पास ये सब कुछ। हाँ, ये इन्होंने हैनले पासपोर्ट ने 227 काउंट किए हैं टोटल, अदरवाइज यूएन की मेंबर तो सिर्फ 193 हैं। इन्होंने 227 गिन दी। जैसे चाइना बोलता है ताइवान भी मेरा है, इन्होंने ताइवान को अलग गिन दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रियां होंगी। ये लिख लेना सेंगल तोगो, ये नहीं मिलेगा शीट पे। 57 भी लिख लेना, ये भी नहीं मिलेगा, बाकी सब लिखा है। घर जाके पढ़ते हो, सच बोलना। चलूं आगे? लिख लिए सब कुछ? आगे चलूं? फिर देखो, सुनना ध्यान से। हमारा जो देश है उसके 3 स्तंभ हैं। एक है लेजिस्लेचर, एक है, और तीसरा है, सुन लेना ध्यान से, हमारे देश के 3 स्तंभ हैं। इनका काम है कानून, इनका नाम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। इनका काम है उस कानून की अगर गड़बड़ होती है। 3 स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी के। ये जो लेजिस्लेचर है वो भी आगे 3 का बना है। एक है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। मत भूलना, पेपर का क्वेश्चन है। हमारा लेजिस्लेचर 3 का बना होता है, लोकसभा का। अब ना 3 का बड़ा महत्व है हमारे देश में। 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। 3 ही तरह के रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ। डॉक्टर के पास जाओ तो 3 तरह में डिवाइड करते हैं रोग को, वात, पित्त और कफ। 3 तरह का लेजिस्लेचर, उस लेजिस्लेचर के 3 पार्ट, 3 ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और 3 ही तरह के हमारे होते हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु। अब आगे तुमने पता करना है 3 का रहस्य क्या है। ठीक है, मुझे सिर्फ तुम्हारे दिमाग में डालना था कि ऐसा भी है कुछ। अब यहाँ बात किसकी है? सुनना, लोकसभा, मान लो ये सारी लोकसभा है, आप जो मैं हम यहाँ पे लोकसभा है, आप सारे एमपी, मैं भी एमपी, पर मैं क्या हूँ अभी? स्पीकर। तो लोकसभा की बड़ी कुर्सी पे कौन बैठता है आजकल? कौन? ओम बिरला। कौन है? मान लो अभी लोकसभा नहीं, अभी हमारी राज्यसभा है, तुम सारे एमपी, मैं कौन? स्पीकर नहीं। राज्यसभा की जो बड़ी कुर्सी पे बैठता है वो कौन है देश के? उनको कहते हैं चेयरमैन। कहाँ के? राज्यसभा के। आजकल कौन है राज्यसभा के चेयरमैन? जगदीप धनखड़। सुन लेना अब ध्यान से, अगर जगदीप धनखड़ नहीं आए राज्यसभा में, जैसे मान लो ये राज्यसभा है और मैं आया हूँ, नहीं आया मान लो, तो कौन आएगा? ना जी ना, उसके अपने काम नहीं है। लोकसभा का स्पीकर अपना ही काम है यहाँ करने को, लोकसभा का स्पीकर यहाँ नहीं आएगा। राज्यसभा में आएगा हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट। वो बीमार हैं, घर में प्रॉब्लम, कुछ भी उनकी परेशानी है, छुट्टी पे हैं, तो इस बड़ी कुर्सी पर राज्यसभा में कौन बैठेगा? डीसी नहीं, डिप्टी चेयरमैन। कौन बैठेगा? सामने देखते रहो। इनके घर में भी कोई समस्या है, फिर कौन आएगा? फिर राज्यसभा में एक पैनल बनता है, पैनल। उस पैनल में डालते हैं राज्यसभा के कितने एमपी को? बोला इसमें से कोई तो आएगा, सारे को इकट्ठा ही काम थोड़ी पड़ेगा। या तो राज्यसभा की बड़ी कुर्सी पे कौन? वो नहीं है तो, वो भी नहीं है तो 10 मेंबर्स का पैनल, उसमें से कोई। अब सुनना, पहली बार हमारे देश में किसी लड़की को इस पैनल में डाला गया है।
इसलिए पेपर में क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा के एमपी होंगे इस पैनल में। पहली बार कोई लड़की, अब लड़की का नाम, लड़की नहीं एक तरह से एमपी है ये, लेकिन लेडी हैं, फेंगोन कोएंक। दूसरी बात, कहाँ से, कहाँ हुई इनकी सिलेक्शन, मतलब किस में डाला गया, राज्यसभा के पैनल में। यानी अगर कोई नहीं आता है तो राज्यसभा की बड़ी चेयर पे ये प्रिजाइड करेंगी, यानी ये अध्यक्ष होंगी। पेपर का क्वेश्चन बनेगा सीधा, लिखो अपने पास, हाईलाइट कर लेना। फेंगोन कोयोंक, फर्स्ट वुमेन एमपी फ्रॉम नागालैंड टू प्रिजाइड ओवर राज्यसभा। ऑनलाइन वाले दोस्तों को समझ में आ रही हैं बातें, यस नो? मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता, बाकी तुम्हारा दिल जानता होगा तुम कितनी मेहनत करते हो। नेट पे डालो चेयरमैन, आजकल नाम नहीं आ रहा ध्यान, जगदीप धनखड़, आजकल कोई भी नहीं है शायद, फिर भी डाल लो। हो गया, लिख लिया सारा, ये हाईलाइट कर लेना। फेंगोन कोयोंक को पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में भी, लेजिस्लेचर भी लिख लेना, हमारे देश के 3 पिलर भी लिख लेना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। डन। ओम बिरला हैं लोकसभा के, यही है आजकल, यही होंगे हरिवंश नारायण, यही होंगे। अब सुनना एक बात और, दिमाग से निकल गई नहीं। हमारी डेमोक्रेसी के कितने स्तंभ हैं, पिलर, कौन कौन? अगर पूछे हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर तो क्या बोल लोगे, क्या बोल लोगे? प्रेस, मीडिया, न्यूज़ चैनल। तुम्हारा यूट्यूब वाला नहीं कि तुमने बना दिया अपना वो, ठीक है, जो है रिकॉग्नाइज्ड, वो 4th स्तंभ, 4th पिलर। चलूँ आगे, सीधा क्वेश्चन, यूरिया गोल्ड में क्या मिलाया गया है? सीधा सीधा आंसर, प्याज और लहसुन में क्या होता है? सल्फर। यूरिया गोल्ड में सल्फर होता है, मत भूलना, और अभी हाईलाइट कर लो इस चीज़ को, यूरिया गोल्ड सल्फर। चलूँ आगे, अब ये समझ लेना, ऐसे समझ में नहीं आएगा जो सामने है। सामने देखो सभी, एक कैंपेन शुरू किया मोदी ने, नाम रखा मेरी माटी, माटी यानी मिट्टी। बोला कि देश 2022 में कितने साल हो गए आज़ाद हुए, 2047 में कितने साल हो जाएंगे, बीच में कितने साल आए, इन 25 साल को मोदी जी ने एक नाम दिया है, अमृत काल। बोला इस 25 सालों में सारे मेहनत करेंगे और जब देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, तो सी पहला क्वेश्चन तो ये, अमृतकाल कब से कब तक, कितने साल, जब देश को आज़ाद हुए, अभी कितने साल हुए, फिर कितने हो जाएंगे। मोदी जी बोलते हैं ये कुछ नहीं है, देश प्रेम की भावना जागृत करनी है लोगों में, उसके लिए। बोला 7500 कलश लेंगे, कलश समझा, कलेश नहीं बोला, कलश। कलश क्या होता है, घड़ा, ठीक है, लोटा नहीं घड़ा। बोला 7500 घड़े लेने, क्योंकि आज़ादी को कितने साल हो गए। बोला सारे पूरे इंडिया में घूमेंगे और हर गांव से, हर पंचायत से, हर घर से जिसकी इच्छा होगी उसमें मिट्टी डालता रहेगा और पूरे देश की मिट्टी पहुंचेगी फिर दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है नेशनल वॉर मेमोरियल, बोले उस जगह में हम बनाएंगे अमृत वाटिका। अमृत वाटिका किसके नाम से नाम पड़ा, और ये मिट्टी कितने कलश में आएगी, कहाँ से आएगी, ठीक है। तो सीधा मेरी माटी मेरा देश करो हाईलाइट अब, है हाँ 22 में, मेरी माटी मेरा देश।
हाईलाइट कर लो ये सारा। 22 में शुरू हुई है। डन। चलूं आगे, कर लिया हाईलाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोबेल प्राइज का नाम सुना? सामने रखना ध्यान। नोबेल प्राइज किसके नाम से? अल्फ्रेड। इन्होंने किसकी खोज की थी? पता होना चाहिए। किसकी खोज की? डायनामाइट की। अगली बात, इनके मरने के बाद, जब इनकी डेथ होगी, इनकी अंतिम इच्छा थी, अंतिम, बोले मेरे मरने के बाद मेरे नाम से प्राइज शुरू कर देना। और प्राइज का नाम क्या रखना? अगली बात, कितनी फील्ड में दिया जाता है? कितनी? ध्यान से सुनना। 5 में शुरू हुआ इस डेट को, कब? और 1 में कब शुरू हुआ? 1967। सामने नजर रखो सारे, ध्यान। 1969 में कौन सी फील्ड में दिया? इकोनो। तो 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बोलते हैं मेडिसन, या कहते हैं फिजियोलॉजी। एक है पीस, शांति पुरस्कार। एक है लिटरेचर, यानी आपका साहित्य के लिए। पहली बात, नोबेल प्राइज किसके नाम से? जिन्होंने किसकी खोज की? कितनी फील्ड में? 5 में शुरू हुआ, 1 में शुरू हुआ, 67 में किस में हुआ? अगली बात, 1 साल में, सुन लेना ध्यान से, 1 साल में एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है। तो 1 साल में मैक्सिमम कितने लोगों को मिलेगा? 18। 6 गुना 3, 6 फील्डें, एक फील्ड में 3 से ज़्यादा को नहीं मिलता। क्लियर होगी बात? एक फील्ड में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोग। अगली बात, ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने शुरू किया, देखो एक सब्जेक्ट है जिसमें नहीं मिल रहा है, कौन सा? मैथ्स में नहीं मिलता। तरुण सर जितना मर्जी बढ़िया पढ़ा लें, मिलेगा ही नहीं उनको नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। मैथ्स के लिए एक अलग से प्राइज है, नाम क्या है? अबेल प्राइज। क्या नाम है? याद रखना, मैथ में क्या नहीं मिलता? क्या मिलता है? अब ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग स्टोरी हैं पर एक ऑथेंटिक है। पता है किसी को? चलो वो भी बताता हूँ, पहले भूल ना जाऊँ। 2 कंट्रियां देती हैं नोबेल प्राइज, एक का नाम है स्वीडन, दूसरी का नाम है, पेपर में पूछेंगे एक साल में मैक्सिमम एक फील्ड में कितने लोग? 3। एक कौन सी कंट्रियां जुड़ी हुई हैं नोबेल प्राइज से? किसके नाम से? कितनी फील्ड में? किस में नहीं मिलता? मैथ्स में कौन सा प्राइज है? मैथ्स में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि देखो इंसान थे, तो ये हमारे क्या नाम है इनका, अल्फ्रेड नोबेल। इमोशंस सब में होते हैं, इनके भी इमोशंस थे किसी लड़की के लिए। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। लड़की को मारा प्रपोज, लड़की ने कर दी मना। इधर की ना, ऐसे हुआ था तभी, लड़की ने कर दी मना। और लड़की जिसको इन्होंने प्रपोज मारा था उसका सब्जेक्ट क्या था? अल्फ्रेड नोबेल ने बोला मरने के बाद सबको प्राइज देना, मैथ में नहीं देना। उस लड़की की वजह से आज तक नहीं मिल रहा। तो बंदा देख के हाँ भी कर देनी होती है, ठीक है। तो मतलब कौन कौन गलती भुगत रहे हैं देखो। मैथ्स पे नहीं मिलता, हमेशा याद रखना, ठीक है। करो सारा हाईलाइट, सब लिखा है इसमें।
जो यहाँ लिखा नहीं होगा शीट पे उसको खुद लिख लेना कॉपी पे। 1968 ये क्या नहीं लिखा है। अच्छा हाँ हर साल मिलता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हर साल मिलता है नोबेल प्राइज़। नाम पहले अनाउंस हो जाते हैं, अभी होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में। पढ़ के काम करके कुछ बढ़िया, हाँ फील्ड में इनको लगना चाहिए कि अच्छा काम किया है। मेहनत होती है सालों सालों की। पैसे मिलते हैं बथेरे, लिखा है कहीं, मुझे ध्यान नहीं है। 20-25 करोड़ होगा कोई टोटल। देखो जरा, अब ये जो आपकी शीट है ना, शीट पे दिए हैं इंडियंस को किस किस को मिला। इंडियंस में सबसे पहले मिला रविंद्रनाथ टैगोर 1913। कौन सी फील्ड? लिटरेचर में। किस चीज़ के लिए? गीतांजलि, याद रखना। लगाओ हिसाब अब पूरी ज़िंदगी की ये टैक्स राइट, ठीक है। सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर 1913, लिटरेचर गीतांजलि। ये जो टैगोर है वो सर नेम है, वेस्ट बंगाल में ठाकुर है, एक तरह से टैगोर मीन्स ठाकुर, ठीक। और अभी लेटेस्ट आपकी शीट में लिखा होगा किसको मिला, कौन सी फील्ड? 2014 देखना, कैलाश सत्यार्थी, पीस। अब देखो सामने, कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मिला था एक लड़की को, आज तक की यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है वो। नाम बोलो लड़की का। गुड, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान वाली जिसको गोली मार दी थी तालिबान ने, मलाला यूसुफजई। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मिला था उसको भी यंगेस्ट नोबेल लॉरेट, मलाला यूसुफजई। नाम की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होती, जो मर्जी लिखो, यूसुफजई। आज तक की यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। हो गया, डन। इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलूँ आगे? नो। अब देखो, हो गया नोबेल प्राइज वाला पूरा। पहली कंट्री न्यूजीलैंड, जिसने बैन कर रखा है किसको? इंडिया ने अभी पूरा बैन नहीं किया, पर एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, एचपी वालों के लिए। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कब से बैन है? चंडीगढ़ पुलिस थक गई चलान करते करते, पर मानते नहीं है दुकानदार। प्लास्टिक की जगह पे ना, पॉलीथीन की जगह पे कैरी बैग आते हैं दूसरे इसके बैग वाले, वो ला दो। पर अभी उनको समझ नहीं है, चलान करवा लेंगे पर बैग नहीं ला रहे। प्लास्टिक का बहुत नुकसान है, फ़ायदा 1% नहीं है, इसलिए कहते हैं। तो 2009 से कब कहाँ पे बैन है प्लास्टिक? और पहली कंट्री कौन हुई? करो हाईलाइट और चलो आगे। हैं, देखो फिर कितनी बड़ी बात है। हाँ होता होगा। न्यूजीलैंड, सामने देखो, सामने देखना, ऐसे समझ नहीं आएगा। ईरान बिकम्स फुल मेंबर ऑफ, पहली बात याद रखो, ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एक है G20। इन दोनों का समिट इस बार कहाँ हो रहा है? पहली इंपॉर्टेंट बात, दोनों का समिट इस बार कहाँ हो रहा है? SCO और SCO की फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन। सामने देखना, शंघाई मतलब SCO बना 2001 में, सामने रखना ध्यान, ऐसे समझ नहीं आएगा बाद में। कब बना? तब इसमें वो करते थे 5 मेंबर, ठीक है, 5 नहीं सॉरी 6। तब कितने मेंबर थे? सामने पढ़ना नाम, रशिया 1, चाइना 2, किर्गिस्तान 3, कजाकिस्तान 4, तजाकिस्तान 5, उज्बेकिस्तान
पेपर में पूछते हैं इंडिया को एंट्री कब मिली? 2000 लिखा है कहीं? इंडिया को कब मिली? पाकिस्तान को मिली फ्री में। जब इंडिया को मेंबर बना रहे थे ना एससीओ का, तो चाइना अकड़ गया, बोले इंडिया को तब बनाएंगे, साथ में किसको बनाओ? तब बनाना पड़ा। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आए 2017 में, 6 और 2। पहले लेटेस्ट कौन थे? इंडिया और, अब लेटेस्ट कौन हुआ? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ईरान कौन से नंबर का और कैसा? फुल फ्लैश्ड मेंबर, परमानेंट मेंबर, इतना याद रखना। तो लिख लो एससीओ ईरान 9th, 6 के नाम, 7वां 8वां इंडिया पाक 2017। और ये भी लिख लेना कि एससीओ और G20 का समिट इस साल हो रहा है इंडिया में, दोनों का, दोनों अलग अलग नहीं, अभी सितंबर में मीटिंग है फाइनल दिल्ली में। क्या हुआ? क्या है? वहाँ पे ये जो G20 है ना, उसकी डिफरेंट लेवल की मीटिंग थी, जैसे वुमेन्स के लिए स्पेशली, यंग पीपल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, तो लगभग हर स्टेट और यूटी में हुई है, लेकिन फाइनल मीटिंग सितंबर में दिल्ली में। ठीक है, चलूँ आगे। इसमें सामने देखो, सिर्फ इतना याद रखो, ग्रीन हाइड्रोजन शुरू हुआ था सिलसिला कैरोसिन से, फिर आया डीजल, फिर आया पेट्रोल, फिर आया इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी रख लो बीच में। अब क्या आ गया सीधा? इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। पहला आपका करंट अफेयर अभी स्टार्ट हुआ, अदरवाइज जो पुराने बच्चे हैं उनको ये बात क्लियर थी। आपके लिए लिखी है मैंने ये लाइन, याद रखना। इंडिया का टारगेट है 2070 तक, सामने लिखो क्या लिखा है? नेट जीरो। नेट जीरो मतलब हुआ इसका कि 2070 तक हम कोई भी हार्मफुल गैस एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ेंगे। ये जो फैक्ट्रियां हैं या स्मोक निकलती है हमारे गाड़ियों से, सबसे पॉल्यूशन होता है, तो नहीं फैलाएंगे। टारगेट कितना है? तब तक कितनी होगी? तो क्या यूज करना पड़ेगा? आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हो गए, ठीक है, वही वाला। तो इंडिया का टारगेट कितना है? 2000 और कितना इमिशन? 0। अब देखना अगली इंपॉर्टेंट लाइन, एट लीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है। कब तक? पेपर का क्वेश्चन बनेगा कि कितनी और कब तक। 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक इंडिया का टारगेट है। लिख लो अपने पास ये चीज़। नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन में नहीं है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है इसका, देखना आप। इसका ऐसे चलेगा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा लंबा प्रोसीजर है। जब ये चलेगा तो कैसे होगा? तो गाड़ियाँ भी इसकी बनने लगी हैं, बिल्कुल खाली गाड़ी होगी, टोटल सोलर से चलेगी। हो गया इतना, चलूँ आगे। ये याद रखना 2070 टारगेट है नेट जीरो। मेटा, आजकल आप व्हाट्सएप चलाते हो, सीधा क्या आता है? मेटा की ही फेसबुक, मेटा का ही व्हाट्सएप, मेटा का ही। मेटा ने क्या शुरू किया? किसका कॉम्पिटिटर? सीधा लिख लो। मेटा किसका है? मार्क जुकरबर्ग का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बना कब? सोच देखो बंदे की, सब कुछ दुनिया चलाती है। बच्चे, एक 5वीं 7वीं में बच्चा पढ़ता है, उससे लेके बड़े तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ही बंदा चला रहा। सोच। चलूं आगे? हो गया? थ्रेड भी इसका ही है,
सीधा क्वेश्चन बनेगा, इसका छोड़ो आप, कहाँ गया फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट लिख लो अपने पास, इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन। फ्रांस की क्रांति कब हुई? कब हुई? 1789। रूस की क्रांति, ये तो पता होना चाहिए, ये तो मतलब सारी पढ़ी है, पर रूस की क्रांति भी पढ़ी है तुमने, लेटेस्ट बोलो। 1900। अमेरिका की क्रांति 1783, लिखो अपने पास। रशिया 1917, अमेरिका 1783 और 1789 फ्रांस की क्रांति। रशिया 1917, 17 डन। फ्रांस की हुई 1779 में, ये लिखी है, ये रशिया की, ये अमेरिका की। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अब सुनना, ये जो फ्रांस है, क्या पता, मुझे लगता है शायद मैंने पहले बताया हो, फ्रांस और इंडिया, इंडिया की वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया ने स्टार्ट किया है काम। हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। बोलो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि हाथ खड़ा कर रहे हो? बताओ, तुम बताओ। इंडिया की पहली इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ने स्टार्ट किया काम, साथ में किससे मिलके? फ्रांस। हेडक्वार्टर कहाँ? इंडिया में गुरुग्राम, पुराना नाम गुड़गांव, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पेपर का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फ्रांस, इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तुम पढ़ोगे 5 लाइनें। बनी कब? मेंबर कितने हैं? मोटिव क्या है? बनाई किस किसने? इंडिया और फ्रांस ने। चलूं आगे। ऑस्ट्रेलिया की पहली फीमेल जो सेंट्रल बैंक की गवर्नर हैं, माइकल बुलॉक। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी लड़की को बैंक की गवर्नर बनाया गया। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? इसकी बनी आज तक कोई लेडी गवर्नर? बताओ, बनी कोई? ऑस्ट्रेलिया की पहली बान बनी, क्या नाम है? कहाँ की? किसकी? वहाँ के सेंट्रल बैंक की। आरबीआई हमारे देश का है। अच्छा, आरबीआई, हाँ। इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी लड़की गवर्नर नहीं बनी। शर्म की बात है कि खुशी की? शर्म की कोई बात नहीं है। लड़कियों को मौका ही नहीं मिला, अब मिला। अब देख लो हर फील्ड में। लड़के तो सिर्फ भीड़ में ही हैं, लड़कियां ही आगे। हर जो मर्जी निकाल लो तुम, बन जाएगी आने वाले, देख लो 8-10 सालों में बन जाएगी कोई ना कोई। पर आज तक कोई भी लड़की आरबीआई की गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जरूर बनी। पहली कौन थी? कुछ बातें ना खुद को पता होनी चाहिए। एक इंटेलिजेंट पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पता होगा उसको। ऐसा थोड़ी कि कोचिंग में बताते हैं सब कुछ। कुछ बातें खुद को, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। के.जे. उदेशी, आरबीआई की पहली लेडी, फर्स्ट लेडी डिप्टी गवर्नर, के.जे. उदेशी। ठीक है।
आरबीआई दो कंट्री, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। देश आज़ाद कब हुआ? 48 तक दो और कंट्रियों का सेंट्रल बैंक था आरबीआई, पाकिस्तान और म्यांमार। लिख लो, आरबीआई हमारा पाकिस्तान और म्यांमार। चलूं आगे, हो गया? सीधा पूछेंगे, चाइना का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट का नाम बताओ। या पूछेंगे ZhouQ-2 कहाँ का है? क्या है? मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट स्पेस वाला। ठीक है, हाईलाइट करो। मीथेन फ्यूल्ड चाइना का नाम है ZhouQ-2, प्राइवेट का, ये डजंट मैटर। ठीक है, चाइना का है बस। क्लियर? इंडिया का चंद्रयान पे कौन गया? चंद्रयान। रशिया का लूना। बादाम खाया करो सारे। 25 क्रैश हो गया। इंडिया से बाद में गया, पहले पहुंचा, काम भी पहले हो गया। आगे सुनो, सामने पूरा टॉपिक 1 घंटे का जियोग्राफी में पढ़ेंगे वॉल्केनो का। अभी इतनी याद रखो, यूविनास कैसा वॉल्केनो है? कहाँ मिलेगा? रिंग ऑफ फायर का दूसरा नाम है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, मैं उस दिन आपसे पूछूंगा। इसका दूसरा नाम है सरकम पैसिफिक। 75% वॉल्केनो कहाँ आते हैं? रिंग ऑफ। और 90% भूकंप भी कहाँ आते हैं? लिखो अपने पास। यूबिनास कैसा वॉल्केनो कहाँ है? बाकी 1 घंटे का पूरा लेक्चर, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हेलो, 5:30। क्लियर? बाकी जियोग्राफी की क्लास में सामने देखो, यूनाइटेड है नहीं, अभी 15 मिनट हैं। मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा? बताओ कितनी न्यूज़ हैं? 5 मिनट पढ़ लो, ठीक है? फिर सुनो, अभी तुम ही मना कर रहे, फिर तुम ही बोलोगे सर पढ़ाते ही नहीं थे। तुम ही, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो। चलो सुनो फिर, इंडिया ने, सामने देखना, यूएन में कितने पैसे दिए? $1 मिलियन। क्यों? बोले हिंदी को प्रमोट करो। G20 का समिट कहाँ हो रहा है? इंडिया ने उसकी एक थीम रखी वसुदैव कुटुंबकम। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। कैसी भाषा का है? वसुदैव। चाइना ने चैलेंज कर दिया, बोले इंडिया कैसे बोल सकता है वसुदैव कुटुंबकम? ये थीम नहीं हो सकती। रीजन पूछा क्यों? बोले ये भाषा ही नहीं है यूएन की। यूएन की सिर्फ 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। कितनी हुई? रशियन और चाइनीज 5, और अरेबिक। बोले संस्कृत नहीं है। और फिर हमने थीम चेंज करके वसुदैव कुटुंबकम अंग्रेजी बना दी। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी पृथ्वी एक घर है। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है,
पूरी धरती एक परिवार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कागजों में वसुधैव कुटुंबकम अब नहीं है। क्लियर? पहली बात। दूसरी, कितने पैसे दिए? यूएन में पहली बार किसने भाषण दिया था हिंदी में? याद रखना, पहली बार यूएन। डन? हाईलाइट कर रहे हो? यूएन कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन के आजकल चीफ कौन है? सेक्रेटरी जनरल। बताओ। नहीं? WHO के हाँ, आवाज आई, देखा कि याद आया। सुनो इधर, पहले सुन लेना आप ध्यान से। यूएन बता रहा हूं तुम्हें थोड़ा, ठीक है? पेपर में क्वेश्चन बनता है। यूएन के टोटल कितनी आर्म्स हैं? 6 को मिला के बनता है कौन? सामने देखना। यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। कितने हुए? कितने हुए? 6। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन यूएन। इसमें टोटल मेंबर 15 में 10 कैसे हैं? गुड। टेम्परेरी, नॉन परमानेंट 5 कैसे हैं? परमानेंट। पेपर में पूछते हैं 5 परमानेंट के नाम। फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। कितने हैं? 5 परमानेंट। फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना। 10 कैसे हैं? चीफ होते हैं यूएनएससी के, पर कह देते हैं पूरे ही यूएन के। नाम है जिन्होंने नाम बताया, एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? एंटोनियो गुटेरेस, जो क्या हैं? यूएन के सेक्रेटरी जनरल, चीफ बोल सकते हो। और यूएन में भी किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। सामने देखना भी, एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। अगर आपस में 2 स्टेटें लड़ती हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट लड़ते हैं तो जाते हैं हाई कोर्ट में, 2 स्टेटें लड़ती हैं तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 कंट्रियां लड़े तो कहाँ जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। इसका हेडक्वार्टर है हेग। हेग कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। सुनना अब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल जज, हर जज का कार्यकाल कितने साल? इंडिया में एशिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? दलवीर भंडारी। कौन? चला पता? अपने पास लिखो सारी इंफॉर्मेशन। यूएन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सारा लिख लो। यूएन 24 अक्टूबर 1945। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूएनएससी 15, 10 टेम्परेरी, 5 परमानेंट। 5 परमानेंट के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक? फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। सेक्रेटरी जनरल भी लिख लेना, एंटोनियो बातेनी। चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, कौन सी कंट्री? पुर्तगाल। लिख लेना सारा।
हो गया लिखा सारा। अब अपने पास लिखना, ये लिख लिया दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने, अपने पास लिखो, टेबल बनाओ। टेबल सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट कब बना, सबसे पहले लिखो यूनेस्को। अच्छा एक और बना लो लास्ट में, उसमें लिखो फुल फॉर्म। फुल फॉर्म यूनेस्को सामने लिखा, UNDP, फिर UNEP, फिर WHO, फिर ILO, फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, WV, कितने हुए, यूनेस्को, UNDP, UNEP, WHO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, IAEA, WTO, यही मार लो, एक लास्ट है ये WTO। कल मेरे को एक लिस्ट चाहिए CM, गवर्नर, डेट ऑफ फॉर्मेशन सब की, और दूसरा चाहिए इन सब का हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट और फुल फॉर्म। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो बताओ। चलो थैंक यू ऑनलाइन वालों। डन करना जरूर।